Hello students, we will start our next chapter that is superconductivity. कंडक्टिविटी तो हमको पता है, ठीक है। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी स्टेट है कि जब किसी कंडक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर पे या ऑलमोस्ट ज़ीरो टेम्परेचर पे जब उसको लाया जाता है या बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल होता है या वी कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। तब जब उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है तब उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं उस मटेरियल को, और ये जो हो रहा है वो फिनोमेना का हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। So superconductor are the material having almost zero resistivity and behave as a diamagnetic below the superconducting transiting temperature, ठीक है। कि जब वो ट्रांजिस्टिंग टेम्परेचर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जाता है तब वो जो है वो एज अ परफेक्ट डायमैग्नेट बिहेव करता है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। Superconductivity is the flow of electric current without resistance in a certain metals, alloys and ceramic at a temperature near absolute zero। जैसा मैंने कि बोला कि इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो या नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो या जो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो उससे इक्वल टू या लेस देन अगर हम जाते हैं तो वो जो है वो एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। And in some cases at a temperature hundreds of degree above absolute zero। So अगर हम -273 केल्विन चाहते हैं, सेल्सियस चाहते हैं, तो वो जो है वो क्या होता है, केल्विन -273 केल्विन चाहते हैं तो वो जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो दिखाता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ अ सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी किसने फाइंड की? तो वो जो है वो हाइक कैमलिंग ऑन्स ने फाइंड किया था। ही इज़ अ डच फिजिसिस्ट। उन्होंने 1911 में सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था। उन्होंने जो था मर्क्यूरी पे ये किया था और पूरा ऑब्जर्वेशन लिया था कि जैसे जैसे उन्होंने टेम्परेचर कम करते गए वैसे वैसे मर्क्यूरी की कंडक्टिविटी जो थी वो बढ़ती गई और रेजिस्टिविटी जो थी वो कम होती गई। फिर उन्होंने नोट डाउन किया कि व्हेन इट इज़ एट 4.2 केल्विन तब मर्क्यूरी की जो रेजिस्टिविटी थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस। सो ही वाज सरप्राइज कि रेजिस्टेंस जो था वो ज़ीरो हो गया एंड कंडक्टिविटी बिकम इनफाइनाइट। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो जब भी उसमें से करंट पास होगा तो दैट विल बी कंटिन्यू infinite times, ठीक है। So Ons felt that a cold wire resistance would dissipate. This suggested that there would be a steady decrease in electrical resistance, allowing for a better conduction of electricity। अब अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस ही नहीं है उसमें, अगर इनफाइनाइट करंट पास हो रहा है उसमें फॉर द इनफाइनाइट टाइम जो करंट है वो पास हो रहा है, ठीक है, तो जो लॉस ऑफ करंट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको इन फ्यूचर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो एट सम वेरी लो टेम्परेचर पॉइंट साइंटिस्ट फेल दैट देयर वुड बी अ लेवलिंग ऑफ एज अ रेजिस्टेंस रिच सम इल डिफाइंड मिनिमम वैल्यू, कि वो जो है वो बहुत ही कम मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है, ठीक है। इन द करंट फ्लो विथ लिटल और नो रेजिस्टेंस। ऑन्स पास्ट अ करंट थ्रू अ वेरी प्योर मर्क्यूरी। उन्होंने क्या किया था कि प्योर मर्क्यूरी लिया था और प्योर मर्क्यूरी पे ये जो था एक्सपेरिमेंट किया था और वो जो था टेम्परेचर कम करते जाते थे, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करते जाते थे एंड मेजर इट्स रेजिस्टेंस एज ही स्टडीली लोअर द टेम्परेचर। मच टू ही सरप्राइज देयर वॉज नो रेजिस्टेंट एट 4.2 केल्विन। मतलब 4.2 है वो मर्क्यूरी के लिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर हम मर्क्यूरी को 4.2 केल्विन पे लेके आते हैं तो क्या होता है दैट मर्क्यूरी बिकम अ सुपर कंडक्टर, और उससे कम पे जाते तो दैट विल बी सुपर कंडक्टर। बट अगर उससे हम बढ़ते हैं 4.2 के से ज़्यादा लेते हैं हम टेम्परेचर, तो वैसे ही मर्क्यूरी की जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट थी वो डिसअपियर होके वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। अब ये उनका ग्राफ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑन दी एक्स एक्सिस
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में दिखाया गया है और यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस दिखाया गया है। तो जैसे ही टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, कुछ 4.4 केल्विन से कम था यहाँ पे, तब उसकी रेजिस्टिविटी थी वो 0.125 से थोड़ी ज़्यादा थी। फिर टेम्परेचर थोड़ा कम किया, अप्रोक्स 4.35, तब जो था वो 0.125 जितनी उसकी रेजिस्टिविटी थी, हम यहाँ से देखते, ठीक है। फिर कम किया अप टू 4.2, जैसे ही वो आए कि सडनली जो उसकी रेजिस्टिविटी थी वो क्या हो गई, ज़ीरो, इट विल ऑलमोस्ट ज़ीरो, और उससे भी वो अगर कम में जाते हैं तो देयर विल बी नो रेजिस्टेंस, इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। सो एट द 4.2 केल्विन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफ मटेरियल टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हमको पता है सबको रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसकी मोशन को रजिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन की मोशन को रजिस्ट करता है, वो जो है दैट विल बी वेनिश्ड, मीनिंग एक्सट्रीमली गुड कंडक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सुपर कंडक्टिविटी। तो वो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सुपर कंडक्टिंग स्टेट दे दी उसने कि जितना टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता रहेगा, इट इज़ ऑलमोस्ट फॉर इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि हम कंडक्टिविटी का क्या लेते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन अ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी ही ज़ीरो हो जाती है, दैट मीन्स कंडक्टिविटी विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि 1 अपॉन अ ज़ीरो विल बी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारे पास हमको कंडक्टिविटी क्या मिलती है, इनफाइनाइट मिलती है। देयर विल बी सम पर्टिकुलर क्राइटेरिया दैट फॉर, ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच मटीरियल इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू एब्सोल्यूट ज़ीरो इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, आपके वाइवा के लिए। और सुपर कंडक्टिंग का जो स्टार्ट हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। ये जो है वो की पॉइंट है सुपर कंडक्टिविटी के लिए कि अगर जैसे ही उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो पहुंचता है, इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर। तो वो जो टेम्परेचर होगा फॉर दैट पर्टिकुलर मेटल, अलॉय या सिरामिक, वो जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेगा, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे हम। Below critical temperature, material is said to be in a superconducting and above this it is said to be a normal state. अगर उससे पहले जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे it is in a normal state. Below the temperature, the superconductor also exhibit variety of a several astonishing magnetic and electrical property. जैसे ही हम सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे पहुँचते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें भी चेंज आता है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। अब ये जो है वो एलिमेंट्स है, उसके यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर लिखे हैं, कंपाउंड है तो कंपाउंड के क्रिटिकल टेम्परेचर लिखे। अब हम जो है हमारा अभी हम रूम टेम्परेचर अभी देखें तो 300 केल्विन होता है, ठीक है, इन सेल्सियस इट इज़ 27 केल्विन। तो हमको अगर उसको बहुत कम करना है सेल्सियस में देखें तो दैट विल बी -2733 सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। देखें तो कि अगर हम केल्विन जो है वो 300 केल्विन देखते हैं, ठीक है, अगर हमको 0 सेल्सियस पे लाना है या 27 सेल्सियस, तो वो बहुत हम मतलब रूम टेम्परेचर पे सेल्सियस पे होता है, बट केल्विन तो है ऑलमोस्ट, दैट इज एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। तो हमको उसको कम करेंगे तो इट विल नॉट ईजी फॉर अस, टेम्परेचर कम करना दैट इज़ नॉट ईजी फॉर अस। तो अब क्या करना है कि हमको कुछ ऐसे एलिमेंट का कंपाउंड क्रिएट करना है कि जिसकी वजह से हम क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ा सके, कि हम उसको इजीली अचीव कर सके। तो हम अगर प्योर मेटल का क्रिटिकल टेम्परेचर देखें तो दैट विल बी मैक्सिमम ऑफ नायोबियम, दैट इज़ 9.46। बट अगर हम उसका कंपाउंड का देखें तो दैट विल बी Nb3SN इज इक्वल टू 18। तो उसका जो नॉट इक्वल टू बट उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा केल्विन में वो हमको 18 केल्विन मिल रहा है। तो कंपाउंड स्टेट जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगी। देन अब हम देखते हैं ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और हम इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मिजनर इफेक्ट। ये भी आपके वाइवा के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है और सुपर कंडक्टिविटी जो चैप्टर है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी में देखते हैं
इलेक्ट्रिक ये जो है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी में तो एक ही है कि उसका रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है, ठीक है, और कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज विदाउट अटेन्यूएशन, कि अब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो अटेन्यूएट तो होगा नहीं, सो इट विल फ्लो विदाउट अटेन्यूएशन एंड कॉल अ सुपर करंट। अभी इस करंट को हम सुपर करंट भी बोलेंगे एंड दैट विल परसिस्ट फॉर अ मैक्सिमम टाइम, इट हैज़ बीन अ ईयर, ओके। सो हम इसको परसिस्टेंट करंट भी बोल सकते हैं। सो मीन्स जीरो रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर कॉइल्स विथ परसिस्टेंट करंट, ठीक है, बोला सुपर कंडक्टर कॉइल्स विथ अ परसिस्टेंट करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन देयरफॉर सर्व एज अ मैग्नेट। अब इसमें से जब करंट पास होगा तो वो क्या होगा, एक एज अ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपने आसपास क्रिएट करेगा, तो इट ऑल्सो सर्व एज अ मैग्नेट। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब उसको T<TC पे लेके जाते हैं तो वो जो है वो अपने आप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो पास नहीं करने देता, वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज कर देता है। सो वो एक डायमैग्नेटिक के जैसे बिहेव करता है। द सुपर कंडक्टर आर बिहेव एज अ मैग्नेट, सो नो मैग्नेटिक लाइन्स पास थ्रू द मटीरियल एंड दिस इफेक्ट ऑफ अ रिपल मैग्नेटिक लाइन इज कॉल्ड मिजनर इफेक्ट। तो जब हम अगर नॉर्मल स्टेट पे उस अलॉय या उस मेटल या सिरामिक को लेते हैं तब वो अपने आप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इजीली पास होने देता है, बट व्हेन वी टेक ऑन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर और लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस, ठीक है, वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करता है, अपने आप में से पास नहीं होने देता। तो इस इफेक्ट को जो है हम दैट इज वी कॉल्ड मिजनर इफेक्ट। सो एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है दैट विल बी 0। तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये जो पहले वाला जो है वहाँ पे T>TC है, तो जब T>TC है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट विल बी इजीली पासिस फ्रॉम द मटीरियल, बट व्हेन T<TC तो तब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो रिपल कर रही है, उसमें से पास होके नहीं जा रही, तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे मिजनर इफेक्ट। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर, अब हमने देखा टेम्परेचर के बारे में। अब ऐसा ही केस है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई करते हैं और व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा कि कोई मटेरियल है, पहले वो जब सुपर कंडक्टर था तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल कर रहा था, बट जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो वो स्ट्रांग जैसे हो रहा है वो ट्राई कर रहा है कि वो उस मटेरियल में से पास हो सके। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं कि एक पॉइंट आता है जिसे हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है, तो जब वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पे पहुंच जाएगा तब जो है वो मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास होने लगेगी, तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, कि वो कोई अमाउंट ऑफ मटेरियल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा कि जब जो डायमैग्नेटिक जो हो रहा था सुपर कंडक्टिंग में वो डिसिपियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ग्राफ अगर देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है। तो जब हम एक्सटर्नल ये जो इतना पोर्शन था वो सुपर कंडक्टिंग के लिए, अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी, और जब एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा तो अप टू हम जब यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड पे पहुँच जाते हैं तो भी जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जा रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बाहर देखें तो यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो डिसअपीयर हो जा रही है, सिर्फ इट विल बी अवेलेबल ऑन ओनली इन दिस पोर्शन। So critical magnetic field above this value of an externally applied magnetic field, a superconductor becomes a non-superconducting। तो इसमें देखना है हमको कि टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों को वाइसा वर्सा इक्वेशन है, ठीक है, मतलब रिलेशन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी डिसअपीयर होती है, ठीक है, और टेम्परेचर भी, और सिमिलर जब टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तो सुपर कंडक्टिविटी डिसअपीयर होती है।
तो मैग्नेटिक फील्ड को और सुपर टेम्परेचर को भी हम अगर डिक्रीज करते हैं तो हम जो है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो अपीयर कर सकते हैं. सो इट इज़ नॉट अ वाइस वर्सा, इट विल बी ऑन अ सेम कंडीशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है. ठीक है. दिस मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिंग स्टेट कॉल्ड द इलेक्ट्रिक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. बट यहाँ पे हम टेम्परेचर पे चले थे कि हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं और जो लो टेम्परेचर मिलता है वहाँ पे हमको सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिलती है. और हमको अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो डिक्रीज होती जाती है. तो ये जो है हमारा इक्वेशन है कि Hc इज इक्वल टू H0 1 माइनस टी अपॉन टी सी स्क्वायर. तो किसी भी अगर टेम्परेचर पे हम देखें, अगर हमको किसी भी मटेरियल का क्रिटिकल टेम्परेचर पता है, H0 भी हमको पता होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक है. सो Hc इज इक्वल टू H0 और 1 माइनस टी सी स्क्वायर. ये अगर हम उस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी हमारे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की. नाउ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर. ये सुपर कंडक्टर वो बनता है, तो हमने जैसे बोला कि जब वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे आता है तब उसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक और कई सारी सेवरल प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें इफेक्ट करती है. तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व ओनली इन अ डीसी. सो लो फ्रीक्वेंसी के लिए है, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं है, क्योंकि जब वो सुपर कंडक्टिंग पोर्शन पे जाएगा, स्टेट पे जाएगा, तब तो जो मटेरियल के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन होगी जो एटम के, वह बहुत ही कम हो जाएंगे. सो इट विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन ए डीसी, नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ हायर फ्रीक्वेंसी. फिर एंट्रोपी इफेक्ट क्या है? एंट्रोपी इट इज़ द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी का मीनिंग क्या होता है? दैट विल बी गिव्स वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी. कि कोई भी मटेरियल है उसमें अगर रैंडम कोई भी है सिचुएशन और अरेंजमेंट रैंडम है तो उसकी जो वैल्यू है वो एंट्रोपी ज़्यादा होगी. बट अगर पर्टिकुलर वो सिचुएटेड है, अरेंजमेंट जो है वो दैट इज़ एग्जैक्टली फिक्स, देन एंट्रोपी शुड बी 0. सो एंट्रोपी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है. टेम्परेचर कम होगा तो एटम्स के जो वाइब्रेशन होंगे वो कम होंगे, तो वो जो है एग्जैक्टली फिक्स अरेंजमेंट में आ जाएंगे, तो तब उसकी एंट्रोपी इफेक्ट करेगी और एंट्रोपी जो है वो रिड्यूस होगी कि जब हमको उसको लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं. सो एंट्रोपी रिड्यूस इन अ सुपर कंडक्टिंग स्टेट एज अ टेम्परेचर इज रिड्यूस बिलो Tc. द रीजन इज दैट सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज मोर ऑर्डर्ड स्टेट देन अ नॉर्मल स्टेट. तो वो नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा फिक्स अरेंजमेंट और ऑर्डर्ड में होगी. अब आइसोटॉपिक इफेक्ट. अब हमने आइसोटॉप तो हमको पता है, ठीक है, कि कोई एटम ले लो, उसके अगर एक से ज़्यादा उसके मतलब प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप. द क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर Tc वैल्यू ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज फाउंड वेरी विथ इट आइसोटॉपिक मास. तो जैसे उसका आइसोटॉपिक मास में डिफरेंस आएगा वैसे ही उसके आइसोटॉपिक इफेक्ट में जो है वो डिफरेंस आएगा. सो द ट्रांजिशन टेम्परेचर वो क्या होगा? वो भी अलग होगा. कि कोई भी ले ले, उसका जो वैल्यू ऑफ मास है, मास नंबर जो सेम है, बस प्रोटॉन नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से जो आइसोटॉप है वो उसमें चेंज आया, तो उसी की वजह से उसके क्रिटिकल टेम्परेचर में भी चेंज आएगा. सो द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अ inversely proportional to square root of a isotopic mass of a single superconductor. तो उसके लिए इक्वेशन है that is Tc proportional to 1 upon a under root m, so square root. अब important properties आगे देखते हैं, that is thermal conductivity. थर्मल कंडक्टिविटी हम तो लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चेंज होती रहेगी. सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर कंटिन्यूसली चेंजेस एंड यूजुअली लोअर इन द सुपर कंडक्टिंग फेज देन अ नॉर्मल फेज. क्योंकि हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो जो उसकी मोशन है थर्मल मोशन वो भी कम होगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो भी बहुत ही कम होगी. अब थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं तो अब तो उसमें कोई वाइब्रेशन हो नहीं रहा, टेम्परेचर भी कम हो गया, तो उसकी जो इफेक्ट है वो वैनिश हो जाएगी ऑन ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट में. नाउ द परसिस्टेंट करंट, जैसे मैंने आपको बोला ये एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है कि जैसे उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है तो करंट को अब तो कोई स्टॉप करने वाला रहा नहीं, तो करंट का जो लॉस हो रहा था, ठीक है,
वो जो होगा वो कम होगा, तो करंट जो है दैट विल बी persist for a infinite times, or conductivity will be for a infinite times. So when a current allowed to flow through the superconducting ring at a critical temperature or below critical temperature, then the current in a superconducting ring continues for a very long time. सो फाइल एंड मिल्स कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट. फाइल और मिल थे, उन्होंने फॉर अ नंबर ऑफ टाइम उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो था कंडक्ट किया, फिर उसको वो चेक करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सुपर कंडक्टिंग रिंग. दे कंक्लूड द टाइम टेकन फॉर अ सुपर करंट टू रिड्यूस 1/e टाइम्स, मतलब कि ई जो है उसकी वैल्यू कुछ 2.303 जैसी होती है, ठीक है. तो उसकी भी जो वैल्यू उतना भी उसमें अगर चेंज आता है तो वो भी कितना टाइम लेता है, तो वो जो है वो अप्रोक्स 1 लाख ईयर्स लेता है और मोर देन 1 लाख ईयर. तो हम देख सकते हैं कि इतना कम होने में वो इतना टाइम लेता है, तो ज़ीरो होने में कितना ज़्यादा टाइम लेगा. सो वी कैन, ये जो करंट है उसको हम परसिस्ट करंट बोलेंगे, ठीक है. तो ये जो है वो उसकी कंडक्टिविटी वी कैन से इट इज़ इनफाइनाइट. सो दिस इंडिकेट दैट द डीसी करंट इन ए सुपर कंडक्टिंग मटीरियल इज़ अ परसिस्टेंट. अब दो टाइप के सुपर कंडक्टर होते हैं, एक तो होते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, दूसरे होते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर. अब सॉफ्ट सुपर कंडक्टर क्या है, अगर हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड भी करते हैं तो भी उसकी जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब कि इम्प्योरिटी जो है वो उसकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे कोई इफ़ेक्ट करती नहीं है. बट अगर हार्ड सुपर कंडक्टर के बारे में देखें तो वो जो है वो उसकी इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से उसकी जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आता है, अफेक्ट होती है, ठीक है. और जो अफेक्ट करता है, मतलब कि उसकी सुपर कंडक्टिविटी पे इफेक्ट आता है इम्प्योरिटी की वजह से, तो उसको हम हार्ड सुपर कंडक्टर कहते हैं. जिसमें इफेक्ट नहीं आता तो सॉफ्ट कंडक्टर है, ठीक है. कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो सॉफ्ट होगा तो इतना इजीली आपकी कोई भी बात को वो ले लेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें. बट अगर हार्ड होगा तो अगर आपने उसके साथ कुछ किया तो वो गुस्सा हो जाएगा और आपके साथ कुछ भी बात नहीं करेगा, लाइक दैट. अब क्रिटिकल टेम्परेचर जो टाइप 1 है उसमें एक ही क्रिटिकल फील्ड आता है, ठीक है, HC. बट इन केस ऑफ टाइप 2 और हार्ड सुपर कंडक्टर देयर इज 2 क्रिटिकल फील्ड, ठीक है. सुपर कंडक्टर जो है सॉफ्ट वाले, ठीक है, उसमें क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू एक ही होगी, जबकि हार्ड सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू 2 होगी. दैट विल बी HC1 लोअर एंड HC2 अपर. तो उसकी जो है वो इतनी रेंज होगी क्रिटिकल फील्ड की कि उस रेंज के बीच ही हमको वो हार्ड सुपर कंडक्टर मिलेंगे. अब ये जो है सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, उसमें क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू जो होगी वो लोअर होगी, बट हार्ड वाले सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी. एग्जिबिट अ परफेक्ट कंप्लीट मिजनर इफेक्ट. जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है वो 100% मिजनर इफेक्ट जो है वो एग्जिबिट करते हैं, जबकि हम टाइप 2 सुपर कंडक्टर देखें, हार्ड सुपर कंडक्टर, तो वो जो है वो पूरी 100% मिजनर इफेक्ट है वो एग्जिबिट नहीं करते, मतलब कि उसमें से थोड़ी जो फील्ड लाइंस होगी वो पास होती होगी. दिस मटेरियल हैव अ लिमिटेड टेक्निकल एप्लीकेशन बिकॉज इट्स वेरी फील्ड, क्योंकि उसका जो फील्ड है वो बहुत ही कम है, तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही कम होगी. बट जो ज़्यादा वेरिएशन पे, मतलब कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पे भी काम कर सकता है, तो उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा होगी. अब सॉफ्ट सुपर कंडक्टर में देखिए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही करंट जो है वो फ्लो होता है. बट अगर हार्ड सुपर कंडक्टर की बात करें तो उसमें पूरे इनसाइड से या पूरे मटेरियल में से करंट जो है वो थ्रू आउट द मटेरियल फ्लो होता है. अब ये ग्राफ है, तो टाइप 1 सुपर कंडक्टर का देखें तो सिर्फ यही पोर्शन में वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट रहेगा, आगे के बाहर के रेंज में वो नॉर्मल स्टेट रहेगा, ठीक है. कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते तो उसकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो बढ़ती जाती है. क्यों? क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जाता है. अब इसके बाद जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि तब जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा.
अब ये देखें तो इसी पोर्शन में हमको जो है वो मिलती है और बाहर जो है वो नॉर्मल स्टेट मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उसकी मिक्स स्टेट होगी, क्योंकि वो कितना पोर्शन है, ये पोर्शन आप देखते हैं ये इसका है, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग सॉफ्ट का, और ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ से यहाँ लेके इतना है। तो ये बीच का जो पोर्शन आता है ये वाला, वहाँ पे मिक्स स्टेट रहेगी उसकी, सॉफ्ट और हार्ड की। अब यहाँ पे दो क्रिटिकल फील्ड दिए हैं, एक यहाँ पे Hc1 और दूसरा यहाँ पे Hc2। तो ये अब Hc1 और Hc2 है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमको हार्ड सुपर कंडक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ उसकी एप्लीकेशन है कि अगर हमने देखा कि रेजिस्टिविटी 0 है तो क्या हो गया कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन है जो है वो विदाउट लॉस पास हो सकेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मैग्नेट में, क्योंकि इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ आ सकता है उसकी वजह से। मैग्नेट्रेन के लिए है वो अभी हम देखेंगे, पूरा सब कुछ उसका एप्लीकेशन है वो डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि हमारा अभी BCS थियरी बाकी है, फिर पेनिट्रेशन डेप्थ बाकी है, जोसेफ्सन जंक्शन बाकी है, और फिर हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लाइक अ नॉइजलेस, कि उसमें क्योंकि लॉस नहीं हो रहा तो नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और हाई स्पीड मैग्नेट्रेन के लिए हम उसको कर सकते हैं। अब स्विचिंग सर्किट में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टिंग स्विचिंग इन लॉजिक सर्किट विच हैज़ अ वेरी हाई स्विचिंग स्पीड विदाउट पावर लॉस, क्योंकि पहले पावर लॉस हो रहा था तो अब तो पावर लॉस नहीं हो रहा है ना, सुपर कंडक्टर है, तो क्या होगा कि स्विचिंग सर्किट की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम डिले जनरेट नहीं होगा। तो अब यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी को कुछ समझ में ना आए देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।